ठीक है। जब हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें एक ये पॉइंट है 10th क्लास से एक्स्ट्रा जो ध्यान रखना होगा, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। जैसे जब हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो हम लोग हर जगह पे वहाँ पे डायरेक्शंस की बात कर रहे थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, बॉन्ड का फॉर्मेशन इसके अलॉन्ग हो रहा है, इसके अलॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ वाले पार्ट में किसी के अलॉन्ग नहीं होता, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया था कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस के ऊपर एग्जैक्टली सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन अगर हर एक डायरेक्शन में है, मतलब रैंडम डायरेक्शंस नेगेटिव चार्जेस के एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड्स को लेकर के चलते हैं। तो एक ये पॉइंट है प्रॉपर्टी में जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा 10th क्लास के सिलेबस से ऊपर का। अदरवाइज हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस नहीं करना होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड वाले पार्ट के केस में। हाँ ये है कि हम लोग यहाँ पे क्योंकि अब 11th क्लास में आए तो कुछ तो एक्स्ट्रा डिस्कशन होना चाहिए। तो इस केस में सबसे पहला डिस्कशन जो हम लोग को करना होता है इन सब प्रॉपर्टीज के बाद, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। यही चीज़ गलती से तुम्हारे लास्ट एग्जाम में मतलब पेपर में आ गया था, कुछ जाना नहीं चाहिए था। उस चीज़ का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जिसमें सबसे पहला फैक्टर ये है, जैसे अगर हम लोग आयनिक बॉन्ड की एकदम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो उसके हिसाब से हम लोगों का जो कटायन है उसका फॉर्मेशन तब होता है जब मेटल्स वाले पार्ट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और अनायंस का फॉर्मेशन इन जनरल तब होता है जब मेटल्स वाले नॉन मेटल्स वाले पार्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो उस केस में हम लोग टर्म आयोनाइजेशन एनर्जी एसोसिएट करते हैं। और कोई भी एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब जितना उसका लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, उतने जल्दी कटायन का फॉर्मेशन कराएगा। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट लोअर हुआ, और इसी को हम लोग मेटालिक कैरेक्टर से रिलेट कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी जितना लोअर है एलिमेंट उतना ही ज़्यादा मेटालिक नेचर का होता है, क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी में रहता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है। तो जितना लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी होगा या जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा हम लोग के मेटल में, उस केस में कटायन का फॉर्मेशन उतना फ्रांसियम का होगा, क्या फ्रांसियम का सबसे ज्यादा होगा। फ्रांशियम का सबसे ज़्यादा तो होगा, लेकिन अगर मान लो कि हम लोग फ्रांशियम की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि हीलियम नहीं है का वो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता और है। हम ज़्यादा तो बोल ही नहीं रहे, हम तो कम की बात कर रहे हैं। वो फ्रांसियम को सबसे ज़्यादा नहीं ओके, बोलना चाह रहा, वो कम के टेंडेंसी में बोल रहा है। फ्रांसियम वाले पार्ट में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि अलॉन्ग द मैं पीरियड ज्यादा जाता है। बोला वो। हाँ ठीक है, वो थोड़ा उल्टा बोल दिया था, उसका मतलब क्या था हम समझ में आ गया। डाउन द ग्रुप जाने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, तो उस केस में अलॉन्ग द पीरियड जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, मतलब उल्टे जाने पे सॉरी हाँ यहाँ पे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट इंक्रीज करता, तो उल्टे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता। तो यहाँ पे एलिमेंट सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का होता, बट डाउन द ग्रुप जाने पे फिर से आयनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा डिक्रीज किया, मतलब यहाँ पे सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी फ्रांसियम में होना चाहिए था। बट फ्रांसियम वाला पार्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करा पाता है, रेडियो एक्टिव टाइप का एलिमेंट है। हम लोग सीजियम तक लेकर के चलेंगे, और नहीं फ्रांसियम वाला पार्ट बना सकता है कंपाउंड, हाँ ठीक है, बट फिर भी हम लोग सीजियम तक ही कंपाउंड लेकर के चल सकते हैं। मोस्टली सीजियम से रिलेटेड कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इस केस में एक हम लोग का तो अगर फैक्टर ये किसी होगा, एग्जाम में पूछ दिया कि लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, फ्रांसियम, लोएस्ट अगर सीजियम। पूछेगा तो फ्रांसियम बोलना पड़ेगा, अगर लोएस्ट पूछेगा तो फ्रांसियम बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये एलिमेंट मान लो रेडियो एक्टिव नेचर का है, तो कंपाउंड बनाने के लिए एग्जिस्ट करेगा क्या, ये बताओ। तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर हम लोग कंपाउंड ही नहीं बना पाएंगे। मान लो एग्जिस्ट करता है, मान लो बना भी देता, तो बनाने के तुरंत बाद तो उड़ जाएगा, ये बताओ। ऑप्शन भरे हैं बट आंसर का मतलब है। हाँ ऑप्शन अगर रहेगा तो फ्रेंडसिम लिखना ही लिखना है, डेफिनेटली उसमें फ्रेंडसिम लिखना है। लेकिन इन जनरल हम लोग उसको कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। एटलीस्ट हम लोग के कंसिडरेशन में जो भी चीज़ें हैं, जैसे क्रिप्टन जो है वो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कराता है, मतलब क्रिप्टन आराम से कंपाउंड का फॉर्मेशन करा सकता है। लेकिन हम लोग उसको अपने कंपाउंड के कंसिडरेशन में कहीं भी यूज़ नहीं करते। जैसे इतने सारे मॉलिक्यूल्स हम लोगों को डिस्कस किया था, बट उसमें कहीं भी क्रिप्टन का कोई मॉलिक्यूल आया था क्या। पर xenon बनाता है, क्रिप्टन क्यों नहीं बनाता? क्रिप्टन का आया था शायद एक क्रिप्टन KrF4। नहीं, हम तुम लोगों को ये मॉलिक्यूल मेंशन नहीं किए थे, और KrF4 तो बिल्कुल मेंशन नहीं किए थे। शायद बुकलेट में था शायद। हाँ बुकलेट में दे रखा होगा, लेकिन ये पार्ट अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्रिप्टन वाला पार्ट। मतलब एग्जिस्ट करता है बोल रहे हैं, जैसे फ्रांसियम है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी अगर है तो भी ऐसा थोड़ी है कि कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि उनका हाफ लाइफ कम होता है, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो बना करके मान लो फ्रेंसियम क्रिएट किया और तुरंत कंपाउंड में कन्वर्ट कराए, हो गया भैया काम, उसमें दिक्कत नहीं है। नेचुरल एनर्जी सबसे लोएस्ट होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। कंपाउंड भी बना सकते हैं, लेकिन नेचुरली ये सब कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। हम लोग आर्टिफिशियल कंपाउंड्स की ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे होते, मोस्टली नेचुरली एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर ये, आयनाइजेशन एनर्जी जितना लो होगा या फिर मेटेलिक कैरेक्टर जितना हाई होगा, तो उस केस में हम लोग, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लेने की टेंडेंसी होगी उस केस में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन उतना ही ईजी होगा। तो पहले वाले केस में लिख सकते हैं लो आयनाइजेशन एनर्जी फेवर्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सबसे पहला कंसिडरेशन। फिर उसके बाद अगर हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें तो उस केस में अनायन का फॉर्मेशन चाहिए। कटायन बन गया तो अनायन भी तो चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी वाले पार्ट के जैसा ही अगर हम लोग अनायन के फॉर्मेशन में कंसिडरेशन लेके चले तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या रिलेशन होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए कि लोअर होना चाहिए? अगर हम लोगों को आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर करना है, हायर हायर हाइयर या लोअर? लोअर लोअर या हाइयर? हायर हायर होना चाहिए। हाइयर होना चाहिए, हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जितना सस्पेंस क्यों हाइयर, क्रिएट करते हैं सर? क्या अब सस्पेंस क्यों क्रिएट करते हैं? मजा आता है। जितना हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा एलिमेंट में, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे उतना ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में बात करें तो एनर्जी लिबरेट होगा। तो उस केस में जितना ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हो रहा होगा, मतलब वो सिस्टम उतना स्टेबिलिटी गेन कर रहा होगा। तो जितना स्टेबल सिस्टम उतना अच्छा है, मतलब जितना स्टेबली नेगेटिव चार्ज बन पाएगा उतना फेवरेबल कंडीशन है। तो अगर हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन ज़्यादा ईजिली होगा, मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा ईजिली बन सकता है। और इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये हम लोग शायद पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कस किया था, अगर डेल्टा ई एन का वैल्यू काफ़ी हाई हुआ तब उस केस में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बट वो यही दोनों फैक्टर से आया है, वो कोई फैक्टर के जैसा कंसिडर करना मेरे हिसाब से सही चीज़ नहीं होगा। जो तीसरा फैक्टर है, जो सबसे काम का फैक्टर है, वो हम लोग लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। एक छोटा सा हम लोग टर्म यूज करते हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी वाले पार्ट में ऐसा कंसिडरेशन होता है, हायर लैटिस एनर्जी उस केस में मोर फेवरेबल आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर उस केस में मोर स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी आराम से बोल सकते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लैटिस बनेगा उस केस में उतना ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगा। और लैटिस का मतलब क्या है, इस चीज़ को पहले एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट लैटिस एक्सप्लेन करने लायक होगा। लैटिस का मतलब होता है, जैसे मान लो गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, जैसे प्लस माइनस ऐसे मान के चलते हैं कि NaCl है, तो NaCl वाले पार्ट में एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है। लेकिन अभी जस्ट मेंशन किया कि प्लस चार्ज के आजू बाजू जितने माइनस चार्ज हो सकते हैं सारे के सारे रहने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में एक प्लस माइनस वाला पार्ट अकेले नहीं रहना चाहेगा, रेदर इसके आजू बाजू सारे के सारे प्लस माइनस वाले पार्ट एग्जिस्ट करना चाहेंगे। तो रैंडमली इस तरह के स्ट्रक्चर्स आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो हम इसका 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, बट मॉलिक्यूल वाला पार्ट 3 डायमेंशन में आराम से एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि सॉलिड कंपाउंड है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आराम से एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर मान लो कि हम लोग ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं, तो एक सिंगल यूनिट, मान लो NaCl था, वो एक सिंगल यूनिट वाला पार्ट बहुत सारे NaCl के यूनिट्स के साथ जब कंबाइन कर गया, तो उस केस में बहुत सारे NaCl के कॉम्बिनेशन के वजह से या इंट्रैक्शन के वजह से हमेशा एक प्रॉपर अरेंजमेंट का फॉर्मेशन होता है। जब भी पूरा का पूरा, जैसे एक NaCl है गैसियस फॉर्म में, अगर ये पार्ट बहुत सारे NaCl के साथ कंबाइन करेगा, तो जैसे मेंशन किया था ना हम लोगों ने ब्रिज बॉन्डिंग में कि BH2 जब पॉलीमराइज करेगा तो सॉलिड के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब बहुत सारे इस तरीके से गैसियस आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे, तो उस केस में डेफिनेटली कंबाइन करके अपने आप को प्रॉपरली एक सॉलिड अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर सॉलिड अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर लिए, तब उस केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये गैसियस कंपोनेंट वाला पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, और ये चीज़ हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं कि जितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उतना बेटर है। तो ये गैसियस आयनिक कंपाउंड वाला पार्ट जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो एक सिमेट्रिकल टाइप के
अरेंजमेंट में कन्वर्ट होता है, उसी सॉलिड सिमेट्रिकल अरेंजमेंट वाले पार्ट को हम लोग लैटिस बोला करते हैं। सबसे पहला कंसिडरेशन, मतलब उस सिमेट्रिकल अरेंजमेंट को, जब भी एक गैसियस आयनिक कंपाउंड अपने आप को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग लैटिस बोला करते हैं। तो मेरे हिसाब से लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा कि जब भी कभी एक मोल, और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना जहां कहीं भी हम लोग एनर्जी या एंथैल्पी वर्ड यूज करेंगे, हमेशा एक मोल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे केमिस्ट्री में। जब भी कभी एक मोल ऑफ गैसियस आयनिक कंपाउंड, आंधी आ रहा है क्या जी बाहर? हवा ठंडा हो हाँ सर, गया ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडर कर सकते हैं, चलो ठीक है। जब भी कभी एक मोल ऑफ गैसियस आयनिक कंपाउंड अपने आप को सॉलिड लैटिस में कन्वर्ट करता है, तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंट्रैक्शंस आते हैं। तो उस स्टेबिलिटी के बढ़ने की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम लोअर एनर्जी पे आता है। जितने लोअर एनर्जी पे जाएगा पूरा गैसेस सिस्टम, मान लो बहुत सारे गैसेस सिस्टम्स थे, तो उन सबको मिला करके एक एनर्जी आया, बट जब सबका आपस में इंट्रैक्शन हुआ तो उस केस में पूरा सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करके लोअर एनर्जी पे मूव किया। अगर लोअर एनर्जी पे मूव किया तो जो ये एनर्जी गैप आया, इस एनर्जी गैप वाले पार्ट को हम लोग आराम से लैटिस एनर्जी बोल के काम कर सकते हैं। तो लॉजिकल भी है। अगर मान लो कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका बेसिक मतलब क्या है कि सारे के सारे जो इंट्रैक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है मतलब लैटिस बहुत स्ट्रांग बना है। लैटिस स्ट्रांग क्यों बनेगा? क्योंकि जो भी आयंस है उनके इंट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, और आयंस के इंट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग रहा होगा। ऐसा हम लोग उल्टा कंसिडरेशन में ले सकते हैं। तो इस केस में लैटिस एनर्जी वाला पार्ट जितना ज़्यादा होगा, उस केस में हम लोग जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है उतना ज़्यादा फेवरेबल, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो पहले हम लैटिस का छोटा सा डेफिनेशन, या हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे लैटिस का, क्योंकि लैटिस का डेफिनेशन सॉलिड स्टेट में आएगा, इस चीज़ को नहीं लिख रहे हैं। लैटिस एनर्जी का मतलब लैटिस से रिलेट कर सकते हैं आराम से। फैक्टर्स क्या होगा लैटिस एनर्जी वाले पार्ट का? लैटिस एनर्जी से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन फेवरेबल जो हुआ, उसमें लैटिस एनर्जी को हम लोग किस तरीके से रिलेट कर पाएंगे? जैसे आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड कंपेयर कर लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप कंपेयर कर लिया, अलोंग द पीरियड कंपेयर कर लिया, तो लैटिस एनर्जी को कैसे कंपेयर करेंगे? तो सिंपली अभी मेंशन किया था, सॉलिड अरेंजमेंट जब हुआ, मतलब एक लैटिस का फॉर्मेशन हुआ, तो उस लैटिस के फॉर्मेशन के वजह से जो भी एनर्जी रिलीज हुआ दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। तो ऐसा कंसिडर किया जा सकता है कि लैटिस वाला पार्ट जितना स्ट्रांग होगा, मतलब लिखिए अगर हम लोग, तो स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस जितना ज़्यादा होगा, उस केस में लैटिस एनर्जी वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा होगा। और स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो इन चार्जेज के बीच में जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, इन सब के बीच में जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा, ये लैटिस वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो बेसिकली हम लोग एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज के बीच के फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, उस केस में जो स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस है उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब लैटिस एनर्जी वाला पार्ट ज़्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सुन रखा है तुम लोगों ने बहुत बार, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। तो बेसिकली के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अगर कंसिडर करके चले हम लोग, तो उस केस में Q1 वाला पार्ट ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। Q2 वाला पार्ट ज़्यादा होगा तो भी उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और इन जनरल रेडियस अगर छोटा होगा तब भी उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पार्ट ज़्यादा होगा। तो हम लोग जब लैटिस एनर्जी से आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को रिलेट करते हैं, तो पहले हम लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी भी कंसिडर करने आना चाहिए। ये छोटा सा पार्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना होता ऊपर है। कीजिए आंसर हल्का, हाँ बोलो। हल्का नीचे। ठीक है सर, थैंक यू। इसमें ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सर लैटिस आप एनर्जी। लास्ट क्लास में पीडीएफ नहीं भेजे थे? लास्ट क्लास में पीडीएफ नहीं भेजे थे? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, भेज देंगे, भूल गए होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी वाले पार्ट में हम लोग नॉर्मली पहला फैक्टर जो कंसिडर करके चलेंगे वो चार्ज वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, चार्ज ऑन कट आयंस एंड अनायंस, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्जेस के Q1 Q2 में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जब हम लोग चार्ज वाले पार्ट की बात करेंगे तो उसमें पहला पार्ट ये हायर चार्जेस या हायर चार्ज, तो इस केस में सिंपली हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मतलब स्ट्रॉन्गर लैटिस का फॉर्मेशन होगा, और अगर स्ट्रॉन्गर लैटिस का फॉर्मेशन होगा इसका मतलब हायर लैटिस एनर्जी वाला पार्ट हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और जितना स्ट्रॉन्गर लैटिस का फॉर्मेशन होगा आयनिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा, ऐसा बोला जा सकता है, पहला चीज। दूसरा, अगर चार्ज सेम है, इन जनरल चार्ज के फैक्टर को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अगर चार्ज वाला पार्ट ज़्यादा है तो साइज उसी से रिलेटेड भी हो सकता है। इन जनरल चार्ज के फैक्टर को पहले कंसिडर किया जाता है आयनिक बॉन्डिंग में, और उसके बाद अगर चार्ज वाला पार्ट सेम हुआ तब हम लोग उसके बाद साइज वाले फैक्टर पे जाएंगे। ऑल्दो साइज के फैक्टर में हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रख रहे हैं, लेकिन चार्ज की वजह से बाय डिफॉल्ट साइज चेंज हो रहा है, तो इसलिए चार्ज वाले फैक्टर को भी कंसिडर करके चलना होता है। इफ चार्ज इज सेम तब उस केस में हम लोग साइज के हिसाब से काम करेंगे। तो अगर हम लोग आयंस वाले पार्ट के साइज के हिसाब से काम करें तो उसमें सबसे पहला सिंपल सा कंसिडरेशन यही है, साइज जितना छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और उसके हिसाब से साइज अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पार्ट ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में लैटिस एनर्जी वाला पार्ट उतना ही हाइयर कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। तो एक ये पार्ट है जो हम लोगों को लैटिस एनर्जी के लिए कंसिडर करना है, पहले चार्ज वाला पार्ट, और चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर चार्ज सेम है तो फिर साइज जितना छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, और अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो उस केस में हम लोगों का आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा फेवरेबल होगा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। ये हम लोग के आयनिक बॉन्डिंग का बेसिक पार्ट है जो हम लोगों को कंसिडर करना होता है, बट इससे ज़्यादा आयनिक बॉन्डिंग 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने, उससे ज़्यादा हम लोगों को आयनिक बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ना होता है। ऑल्दो एक छोटा सा पार्ट हम लोग को देखना होता है जिसको हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको डिस्कस करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, तो उस चीज़ को हम अभी तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा हम केवल पॉइंट मेंशन कर देते हैं ताकि जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाए। लैटिस एनर्जी इज calculated using Born-Haber cycle। ऑल्दो ये चीज़ बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग को थर्मोकेमिस्ट्री तक का वेट करना पड़ेगा, जो थर्मोडायनेमिक्स के बाद का पार्ट है। तो थर्मोडायनेमिक्स में दो पार्ट होता है, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे लास्ट कंसेप्ट ये होता है, अब हम मेरे हिसाब से हम सबसे लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, बट ये टर्म ध्यान रखना, अगर कहीं पे वर्ड दे बॉर्न हेबर साइकिल तो कंफ्यूजन मत रखना। अगर कहीं दे बॉर्न हेबर साइकिल और उससे रिलेटेड सवाल तो अभी के लिए उसको छोड़ देना। थर्मोडायनेमिक्स के बाद ये टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा तुम लोगों को, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। केवल हम लोगों को सारे के सारे सारे के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कैलकुलेशंस करना है और अपना आंसर आराम से निकल के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक ही छोटा सा पॉइंट है जिसको ध्यान रखना, यहाँ से लैटिस एनर्जी वाले पार्ट को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जितना इम्पोर्टेंट आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है। जैसे जब हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे, एक मिनट, जब हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे तो डाइपोल मोमेंट में वहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन किया था, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड था उस कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग आयनिक कैरेक्टर कंपेयर कर रहे थे, तो उस टाइम पे बोला था कि आयनिक बॉन्ड में भी हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करेंगे। तो जब हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो उस आयनिक बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग हमेशा कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जिसका डिस्कशन हम लोग करना होता है, फजांस रूल। और उस फजांस रूल वाले पार्ट में हम लोग बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, एक सेकेंड, इन आयनिक कंपाउंड, हम लोग ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे थे तो कुछ कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जो 100% कोवेलेंट नेचर के होते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड में कोई भी आयनिक बॉन्ड ऐसा नहीं है जो 100% आयनिक नेचर का होता है। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही होता है। फिक्स है कि क्या होता है, उल्टा हो सकता है। उल्टा उल्टा हो सकता है मतलब 100% कोवैलेंट हो सकता है। 100% कोवेलेंट हो सकता है। जैसे O2 अगर मॉलिक्यूल है, सेम एटम, तो 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, लेकिन कभी भी आयनिक बॉन्ड 100%
आयनिक नहीं रहेगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा ही रहेगा। और लॉजिकल है, वो कंसेप्ट बहुत ही लॉजिकल है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कराते हैं, तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन का तो बेसिक मतलब ये हो गया कि हम लोग एक सर्कल को एक आयन के फॉर्मेशन के जैसा ले लिए, और हम लोग का जो दूसरा आयन है, बेसिकली मान लो हम लोग का निगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, अगर इस चीज को हम लोग कंसिडर करके चले, चलो इसको हम थोड़ा दूसरा डायग्राम ले लेते हैं। मान लो हम लोग एक और निगेटिव चार्ज वाले पार्ट को यहाँ से कंसिडर करना शुरू किया, तो निगेटिव चार्ज वाले पार्ट को अगर कंसिडर करके चलेंगे तो उसके हिसाब से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क करेगा, ऑब्वियस सी बात है। पहले वाले केस का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे वाले पार्ट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और दूसरे वाले का जो न्यूक्लियस है वो पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एक का साइज छोटा, एक का साइज बड़ा बनाने का लॉजिक समझ में आ रहा है क्या किसी को? दोनों एटम अलग रहेगा। हाँ, एक कटायन है तो इन जनरल कटायन थोड़ा छोटा साइज का है, और जो अनायन वाला पार्ट है थोड़ा लार्जर साइज का है, ऐसा हम लोग मानते हुए चल सकते हैं। तो अगर मान लो कटायन है इन जनरल छोटा साइज का होगा, ऐसा मानते हुए चल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी हो सकता है कटायन का साइज अनायन से बड़ा हो, जैसे F- का साइज वाला पार्ट अप्रोक्सीमेटली शायद K+ के बराबर होता है, बट इन जनरल कटायन का साइज छोटा लेकर के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस केस में कटायन वाला जो पार्ट है, इसका न्यूक्लियस अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब इलेक्ट्रॉन के बादल, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा, तो अपने पास ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो व्हाइट वाला पोजीशन है, यहाँ का कटायन का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा सिंपली। सिमिलर टाइप से अगर हम लोग न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में दूसरे पोजीशन की बात करें, मान लो ये रेड पोजीशन है, तो रेड पोजीशन ऊपर भी होगा और नीचे भी है, तो यहाँ का न्यूक्लियस वाला पार्ट रेड वाले पोजीशन पे भी आराम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पार्ट लगाएगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस इस व्हाइट वाले पार्ट के आवाज साथ आना बंद हो गया सर। सही में आ रहा है। वह उसका नेट गायब हो गया है। अब आया सर। हाँ, तेरा आंधी तूफान आ गया, अब तो उड़ अब आ जाएगा गया। तो आज में उड़ेगा, ठीक है। थंडरिंग हुआ दिखा। चलो ध्यान दो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्ट है वो आराम से जो व्हाइट वाले पोजीशन पे जो वही व्हाइट वाले पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर लॉजिकली ज्यादा फोर्स लाएगा, K(Q1Q2)/r²। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट पे व्हाइट वाले पोर्शन पे ज्यादा फोर्स लगेगा, तो इस केस में यहाँ का व्हाइट पोर्शन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा जाना चाहेगा। इनफैक्ट खुद के न्यूक्लियस से इस व्हाइट वाले पोर्शन का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि खुद के न्यूक्लियस का उतना इन्फ्लुएंस ना मिले उसको जितना सामने वाले पार्ट के न्यूक्लियस का मिल जाए। तो उसके वजह से जो यहाँ का व्हाइट वाले पोर्शन के अलाउंग का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट अपना पोजीशन छोड़ के दूसरे वाले पार्ट के न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना शुरू कर जाता है, और उस शिफ्टिंग के वजह से ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, मतलब ये जो अनायन वाला पार्ट है, इस अनायन वाले पार्ट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन होता है। और डिस्टॉर्शन होने का मतलब अप्रोक्सीमेटली डायग्राम कुछ ऐसा निकल के आता है। ये कटायन वाला पार्ट तो जैसा था वैसा रह गया, लेकिन जो हम लोगों का अनायन वाला पार्ट है, वो अनायन वाले पार्ट में हम लोगों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया। डिस्टॉर्ट होने का मतलब जो पीछे का पार्ट है वो तो स्फेरिकल रहेगा, लेकिन जो आगे का पार्ट है वो स्फेरिकल ना होकर के थोड़ा ओवल टाइप का शेप, मतलब अंडे टाइप का शेप में आ जाएगा। मतलब पीछे का पार्ट जैसा स्फेरिकल था वैसे ही रह गया, लेकिन यहाँ का स्फेयर वाला पार्ट थोड़ा डिस्टॉर्ट होकर के सामने वाले कटायन के अंदर चला गया, ऐसा हम लोग ड्रॉ करके बना सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट का क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया, तो ये जो ब्लू वाला एरिया है, इस केस में हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन का स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस, उसमें कुछ कॉमन एरिया निकल के आ रहा है। उसी कॉमन एरिया को हम लोग ओवरलैपिंग वाला पार्ट बोलते हैं ऑर्बिटल्स के टर्म में। तो जब हम लोग का ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, तो इस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से हम लोग ओवरलैप को ओवरऑल लिख दिए। क्या लिखे? ओवरलैप को ओवरऑल लिख ओवरऑल। दिए। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, तो उस ओवरलैपिंग की वजह से हम लोग के कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअल में ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन ओवरलैपिंग थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टॉर्शन की वजह से होता है। तो उसके वजह से हम लोग के पास कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर वाला पार्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को फाजान्स रूल के बेसिस पे हम लोग कंसिडर करते हैं। और ये जो
इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये अपने शेप से डिफॉर्म हो गया, इस चीज को हम लोग डिस्टॉर्शन बोल सकते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिस्टॉर्शन दोनों का होता है, कटायन का भी हो सकता है, अनायन का भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन जनरल कटायन का साइज छोटा मानते हुए उसके डिस्टॉर्शन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे उसको ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लो K प्लस का साइज ऑल्दो बड़ा है F माइनस से, लेकिन पोटेशियम में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उससे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो Z इफेक्ट बहुत हायर हो गया, तो डिस्टॉर्शन के चांसेस और भी थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस वजह से इन जनरल ऐसा कंसिडरेशन रखा जाता है, और आइडियली मान के चला जाता है, ऐसा होता नहीं है बट आइडियली मान के भी चला जाता है कि कटायंस का डिस्टॉर्शन नहीं होता, और होता भी है तो नेग्लिजिबल ही होता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, केवल हम लोग अनायन वाले पार्ट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन कराते हैं। तो इस केस में पाजान्स रूल ऐसा बोलता है कि हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और वो कोवेलेंट कैरेक्टर वाला पार्ट डिपेंड करता है डिस्टॉर्शन के ऊपर। जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग आएगा, और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग आएगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा उस पूरे आयनिक कंपाउंड के अंदर। अब एक चीज़ खुद से सोच के देखो, हमेशा कटायंस अनायंस के बीच में इस तरह का कंसंट्रेशन होगा ही होगा, हमेशा ओवरलैपिंग आएगा ही आएगा, कैसा भी कटायन ले लो कैसा भी अनायन ले लो, हमेशा इस तरह का डिस्टॉर्शन होगा ही होगा, क्योंकि तो स्फेरिकल शेप के टर्म में बात कर रहे हैं ना, डिस्टेंस का वेरिएशन तो होना ही होना है, तो इसका मतलब हमेशा ओवरलैपिंग होगा, हमेशा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। वो कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें से पहला फैक्टर ये होता है कटायन कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर, तो उस चीज को हम लोग पोलराइजिंग पावर बोला करते हैं। कटायंस का पोलराइजिंग पावर जितना हाई होगा, डिस्टॉर्शन उतना हाई होगा, उस केस में हम लोग का कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही हाई होगा, पहला चीज। दूसरा, अनायन के पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की टेंडेंसी, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग, वहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइज होने की जो एबिलिटी है उसके ऊपर हम लोग अनायंस को पुटअप करते हैं, मतलब अनायंस पोलराइज हो रहा है तो कितना ज्यादा टेंडेंसी है पोलराइज होने की, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी। और अनायंस को फैजान रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है, फजान रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है, फजान सब पे रूल अप्लाई खुद होता है। फजान रूल खुद ही एक्सेप्शन क्रिएट कर रखा है पूरी दुनिया में, तो उसका क्या एक्सेप्शन होगा? इस केस में एक तो जैसे हम लोग ये कंसिडरेशन जो लेकर के चल रहे हैं, इस कंसिडरेशन वाले पार्ट में पोलराइजेबिलिटी, अनायन के इलेक्ट्रॉन्स के डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी, और दूसरा पोलराइजिंग पावर, कटायंस अनायन को कितना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है, ये पावर को हम लोग पोलराइजिंग पावर के टर्म में मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। ये दोनों फैक्टर वापस से सेम तरीके से आता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, उतना ज्यादा सारा कुछ निकल के आएगा। जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल आएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर वाला पार्ट आएगा। मतलब एक चीज देखो सोच के कि पहले भी हम लोग KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से आयनिक बॉन्ड को कंसिडर कर रहे थे, लैटिस एनर्जी को रिलेट कर रहे थे, बोल रहे थे कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन काफी अच्छा हुआ। और अभी हम लोग उल्टा बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा हाई होगा। तो सेम चीज से हम लोग आयनिक कैरेक्टर, मतलब आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को, कि आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्गर बनेगा, सेम फॉर्मूले से KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को फेवर कर रहे हैं, और सेम चीज से हम लोग ये बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों चीजें एक ही फॉर्मूले से कैसे रिलेट कर रहे हैं? एक जगह हम लोग आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं, एक जगह हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोल दे रहे हैं। बोल रहे एक जगह फॉर्मूले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और दूसरी जगह पे हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर हाई हो जाएगा। क्या होना चाहिए इसमें लॉजिक? दोनों जगह चार्जेस डिफरेंट है। दोनों जगह चार्जेस डिफरेंट है? नहीं, चार्जेस सेम है, चार्जेस एग्जैक्टली सेम है। वैसे ये अच्छा सवाल है, सोच के देखना। हमको भी एक्चुअल में पहले साल जब पढ़ा रहे थे तो हम इस चीज के बारे में नहीं सोचे, दूसरे साल मेरे दिमाग में ऐसे खुद ही आया था, हम खुद ही कंफ्यूज थे इस चीज में दूसरे साल। पता नहीं एक दिन पढ़ाने जा रहे थे टॉपिक, फिर बोले कि अच्छा चलो ठीक है एग्जांपल दे देते हैं, फिर हम जब बोले कि लैटिस एनर्जी कंपेयर करो और फजांसुल से कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करो, तो हम कुछ भी एग्जांपल दे दिए थे। तो बोले कि अरे यार अभी तो लैटिस एनर्जी में बोला ये ज्यादा है, और फिर बोल रहे कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसी का ज्यादा है।
फंडा क्या है इसमें। तो थोड़ा बहुत हम रिसर्च किए, करो रिसर्च, पता करके देखो कि हम लोग सेम चीज से एक जगह कोवेलेंट कैरेक्टर को रिलेट कर रहे हैं, मतलब जस्ट उल्टा चीज बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, ऐसा क्या हो रहा है। बाकी अभी हम केवल ये तुमको बताएंगे कि हम लोग कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर वाले पार्ट को रिलेट कर सकते हैं। तो इस केस में एक छोटा सा पार्ट हम लोग मेंशन करके चल सकते हैं आराम से। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन का मतलब डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं, उस केस में उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर निकल के आएगा। ये पॉइंट सोचना, ये जो तुम लोग को बोले हैं पॉइंट सवाल में कि हम लोग सेम फॉर्मूले से आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को भी फेवर कर रहा है और बोल रहे कोवेलेंट कैरेक्टर भी हाई होगा। एक ही चीज़ से दोनों अपोजिट चीज़ों को कैसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इस केस में सबसे मेन पार्ट जो अपने लिए कंसिडर करने लायक होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। और इसमें दोनों सेम फैक्टर है। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो उस केस में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर निकल के आएगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। वैसे हम उसको लिख रहे हैं तो दूसरे तरीके से लिखेंगे। पहला फैक्टर पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। और इस केस में ये पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, हायर पोलराइजिंग पावर, इसका मतलब हायर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हायर पोलराइजिंग पावर, तो हायर पोलराइजिंग कैपेसिटी होगी, या फिर हायर पोलराइजेशन कराएगा, ज़्यादा डिस्टॉर्शन कराएगा तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर निकल के आएगा। और उसके बाद दूसरा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं हम लोग, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। ऑफ अनायन, पोलराइजेबिलिटी का मतलब हो गया पोलराइज होने की टेंडेंसी। सेम चीज यहाँ पे। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? लैटिस एंथैल्पी मतलब लैटिस एनर्जी होता है। तो गूगल करने लग गया जी। नहीं सर। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? लैटिस पिछले एंथैल्पी सेकंड में आप क्या बोले? क्या? लैटिस एनर्जी बोलो या लैटिस एंथैल्पी बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एंथैल्पी वर्ड हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। एनर्जी एक जनरल टर्म है। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड यूज किया था और आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड यूज किया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला पार्ट एनर्जी रिलेटेड टर्म है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन के एडिशन से एक जनरलाइज टर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो उस केस में एनर्जी रिलीज हुआ या एनर्जी गेन हुआ, सबको हम लोग एंथैल्पी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। जब भी कभी एक रिएक्शन होता है, चलो उसको बोल ही देते हैं, जैसे जब भी कभी कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे होता है, कोई भी प्रोसेस अगर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे होगा तो उस केस में जितना हीट एसोसिएटेड होगा, हीट वाले पार्ट को जनरली क्यू से, स्मॉल क्यू रखो या कैपिटल क्यू रखो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हीट एसोसिएटेड होगा उस कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे, उस चीज को हम लोग एंथैल्पी चेंज बोला करते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। एच का मतलब एंथैल्पी। तो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, ये रिलेशन है। और कोई भी रिएक्शन जब होता है तो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पे होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, हम लोग टेम्परेचर 100 की जगह 150 कर सकते हैं, लेकिन अगर 100 है तो 100 पे ही पूरा रिएक्शन होगा, 150 है तो 150 पे ही पूरा रिएक्शन होगा। हम लोग रिएक्शन के टाइम पे टेम्परेचर को पूरे सिस्टम के लिए चेंज नहीं कर पाएंगे, ऐसा मान के चला जाता है आइडियल सिचुएशन में। बट रियल सिचुएशन में डेल्टा एच वाला पार्ट भी चेंज हो सकता है। इस चीज को हम लोग किरचॉफ इक्वेशन से रिलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में, जब आएगा तो ऐसा मेंशन करेंगे। तो कोई भी रिएक्शन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा और हीट वाला पार्ट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, तो हीट का मतलब हम लोग एनर्जी से रिलेट करके चल सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, कितना हीट दे ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो अब हीट दे कि एनर्जी के दूसरे फॉर्म को यूज करें, मान लो इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया तो भी हीट ही मिलेगा वहां से बेसिकली। कितना एनर्जी दे या कितना हीट दे ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए,
दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर रिएक्शन या प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हैं तब। लैटिस एंथैल्पी बोलो या लैटिस एनर्जी बोलो, दोनों एग्जैक्टली सेम टाइप का टर्म कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में चलो फैक्टर्स वाले पार्ट पे आते हैं वापस से। फैक्टर्स वाले पार्ट में जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही हाई होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर वाला पार्ट उतना ही हाई होगा। ऐसा हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं, जिसमें अगर हम लोग पोलराइजिंग पावर के हिसाब से कंसिडरेशन लेके चले, पोलराइजिंग पावर अ फैक्टर, तो सबसे पहला फैक्टर हाइयर चार्ज ऑन कटायन K(Q1Q2 upon R², हाइयर चार्ज ऑन कटायन हाइयर पोलराइजिंग पावर कंसिडर कर सकते हैं, सबसे पहला कंसिडरेशन। दूसरा, अगर चार्ज सेम है तो इस केस में लोअर साइज ऑफ कटायन, कटायन का साइज जितना छोटा होगा उस केस में सामने वाले के ऊपर फोर्स उतना ही ज़्यादा लगा पाएगा। लोअर साइज ऑफ कटायन इस केस में हाइयर पोलराइजिंग पावर, ऐसा मेंशन करके चल सकते हैं। उसके अलावा जब हम लोग पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं, Z यूज़ करो या वहाँ पे S यूज़ करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पोलराइजेबिलिटी की अगर बात करें तो पोलराइजेबिलिटी वाले पार्ट में हम लोग अगर फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो सेम फैक्टर है। पहला फैक्टर हाइयर चार्ज ऑन अनायन, तो इस केस में हाइयर पोलराइजेबिलिटी आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट, अगर हम लोग का चार्ज सेम है तो इस बार साइज बड़ा होना चाहिए, अनायंस के इलेक्ट्रॉन को दूर जाना है अपने से, तो जितना बड़ा साइज होगा सामने वाला उस इलेक्ट्रॉन को उतना ही खींच पाएगा। तो इस केस में लार्जर साइज ऑफ अनायन, अगर चार्ज सेम है तो इस केस में हाइयर पोलराइजेबिलिटी आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये एक जनरल फैक्टर है जो हम लोग को कंसिडर करके चलना है। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी। और चार्ज कटायन के केस में जितना, साइज कटायन के केस में जितना कम होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। अनायन में जितना बड़ा अनायन होगा उतना ज़्यादा इजीली डिस्टॉर्ट हो पाएगा, उतना ज़्यादा हम लोग पोलराइजेबिलिटी बोल सकते हैं। लेकिन इन सब फैक्टर्स के अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर ध्यान रखते हुए काम करना होता है पोलराइजिंग पावर के केस में। और तुम लोगों को बहुत पहले बोला था कि ये टर्म हम लोग आगे यूज करेंगे, ऐसा टर्म कहीं पे यूज किया था क्या? बताओ। शुरुआत के लेक्चर्स में शायद आप यूज किए शुरुआत के थे इस बार। लेक्चर्स में यूज नहीं किए थे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में यूज किए थे? नहीं सर, नहीं यूज किए थे। इधर इस चीज को हम तुम लोगों के एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज किए होंगे बिल्कुल लास्ट में, नहीं तो पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में यूज किए होंगे। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मेंशन केवल किए थे, इस चीज को सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। चलो ध्यान दो। जैसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? NH2NP6। NH2NP6। अगर मान लो जैसे कोई भी इनर्ट गैस ले लो, हीलियम, अगर हीलियम को ले तो उसमें NH2 है, बट हीलियम के अलावा फिर उसके नीचे कौन सा है? नियॉन। नियन। नियॉन। नियॉन, उसके बाद फिर आर्गन, आर्गन। क्रिप्टन, आर्गन। जेनॉन। आर्गन का सेल। हाँ। आप सिल्वर लिख दिए आर्गन। आर्गन की जगह। अरे डेड। 2s2 2p6, आर्गन वाले पार्ट में 3s2 3p6 ले सकते हैं, क्रिप्टन वाले पार्ट में 4s2 4p6 लेके चल सकते हैं। हर जगह पे NH2 NP6, मतलब जो हम लोग का p ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड होना चाहिए, ऐसा हम लोग मेंशन करके चल रहे हैं। अगर हम लोग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो सूडो इनर्ट गैस में NH2 होना चाहिए, NP6 होना चाहिए, ND10 होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग कॉपर प्लस की बात करते हैं, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आर्गन के बाद? बोलो भाई, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। 4s1 3d10। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10। तो अगर कॉपर प्लस बनाएंगे तो वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं, मतलब 4s0 3d10। तो आर्गन तक के पार्ट में हम लोगों के पास सबसे लास्ट में, मतलब मान लो यहाँ पे हम लोग लिखे ऐसा नियोन, नियोन के बाद 3s2 3p6, तो उसके बाद बचेगा 3d10। तो
तो NH2 NP6 ND10 अगर इस तरह का पार्ट रहा जहाँ पे फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन डी में भी निकल के आ गया, तो इस चीज को हम लोग सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बोला करते हैं या सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन बोला करते हैं। हमको ध्यान है ये चीज हम मेंशन किए तुम लोगों को, बोले थे इस चीज को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग आएगा तब। तो इस केस में जब भी कभी सूडो क्यों बोलते हैं? सूडो क्यों बोलते हैं? फिजिक्स में सूडो पढ़ा है, सूडो फोर्स। हाँ सर। क्यों यूज करते हैं वहाँ पे सूडो फोर्स? ताकि न्यूटन के लॉ गलत ना हो, निश्चित करेंगे। न्यूटन के लॉ गलत ना हो? न्यूटन के लॉ कभी गलत नहीं है। वो सूडो फोर्स है तो ये तो एक ऐसा कंसेप्ट लगा देते हैं। हम एक्चुअल में सूडो फोर्स हम कभी यूज नहीं किए, जिंदगी में कभी यूज नहीं किए। होता है ना कि जैसे एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक वाला पार्ट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, या फिर यहाँ पे कुछ हम लोग फोर्स लगा के चल रहा है और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो जिसको रिलेटिविटी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आता है वो रिलेटिविटी से डायरेक्टली सवाल को सॉल्व कर सकता है। हम कभी भी सूडो फोर्स अप्लाई करके काम नहीं किया। हमको दिख जाता था कि अच्छा ये ब्लॉक ऐसा है तो पीछे के डायरेक्शन में नेट फोर्स ऐसा लगेगा, आगे के डायरेक्शन में नेट फोर्स ऐसा लगेगा। हम सूडो फोर्स क्यों अप्लाई करें? सूडो फोर्स एक अनरियल फोर्स बोल दिया जाता है, एक अनरियल टाइप का फोर्स है जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो एग्जैक्टली सेम टाइप की चीज़ यहाँ पे, जैसे इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन मालूम है क्या होता है, तो यहाँ पे 3s2 3p6 तो है, और अगर ढंग से देखा जाए तो पूरा वैकेंट ऑर्बिटल मतलब पूरा का पूरा जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। लेकिन कम्प्लीटली फिल्ड, हाँ बोलो सर। अगर आप एक कार में ऊपर झूमर लटका हुआ है, कार में एक ऑब्जर्वर कार में, एक कार के बाहर है, एक तो सेकेंड में कार क्या बोला? चलेगा, वो पीछे होगा। एक कार है उसमें उसमें कुछ भी XYZ लटका हुआ है ऊपर से, मान लीजिए झूमर। चल तो ही लटका हुआ है, अब आगे बोल। हाँ, एक ऑब्जर्वर अंदर है, एक ऑब्जर्वर बाहर है। एक ऑब्जर्वर अंदर है, हाँ, एक बाहर है। एक बाहर है। गाड़ी अचानक से चलने लग गया, अचानक से चलने लग गया, ठीक है। तो इनर्शिया के कारण वो पीछे जाएगा। हाँ ठीक है। बाहर अलग हो तो पता है न्यूटन के लॉ से, मतलब कि वगैरह वगैरह से करके देख लेगा कि हाँ यहाँ पे इनर्शिया काम किया। अंदर वाले के लिए न्यूटन का लॉ काम करेगा फिर? अंदर वाले के लिए न्यूटन का लॉ काम करेगा? क्यों नहीं काम वो करेगा? सीट पे पीठ टिका के बैठा हुआ है, उसको तो लगेगा कि सामने कैसे आया। अरे तो उसको कोई एक रिएक्शन फोर्स मिला हुआ है ना जो उसको रोक रहा है पीछे जाने से। मतलब यहाँ पे एक सीट है तो डेफिनेटली मतलब हम लोग अगर गाड़ी चला तो हम लोग का बॉडी भी तो उसी स्पीड से, मान लो कि हम लोग पीठ अपने, चिपका हुआ है, पीठ चिपका हुआ है सीट से अरे एकदम। तो चिपका हुआ भी है तो भी जब गाड़ी चलेगा तो इनर्शिया का जो भी कंसेप्ट है, बॉडी रेस्ट में था, एकदम से गाड़ी मूव किया और ना बॉडी पीछे के आने की टेंडेंसी में आएगा इनर्शिया की वजह से। जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक कर रहा है वही तो, मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि वो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीछे कैसे मूव किया? उसके रेफरेंस में तो कोई काम ही नहीं कर रहा है उसके ऊपर फोर्स, क्योंकि उसके ऊपर भी फोर्स काम कर रहा है। अरे तो उसके ऊपर फोर्स काम तो कर रहा है। मान लो कि एक फोर्स हम लोग ऐसा ले रहे कि गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, एक फोर्स ऐसा काम किया ना, सॉरी गाड़ी को आगे बढ़ाया तो इनर्शिया वाला पार्ट उसको पीछे की तरफ ढकेला। हाँ, तो जो लेकिन पीछे, ऑब्जर्वर है उस पे भी तो लग रहा है, तो ये हाँ फोर्स तो माना ही नहीं सुन जाएगा। तो, हाँ बतिया तो सुन। तो जो यहाँ पे हम लोग का सीट था, तो सॉरी। सीट वाला पार्ट एक रिएक्शन फोर्स लगाया, तो ऑब्जर्वर वहीं के वहीं क्यों है? क्योंकि नेट फोर्स 0 है, दोनों कैंसिल आउट कर गया। तो एक्शन रिएक्शन पेयर होने की वजह से हम लोग का बॉडी भले ही रेस्ट में था बट रेस्ट में रहने की टेंडेंसी में नहीं था। इनर्शिया जो है वो अपने रेस्ट के पोजीशन को रखने की टेंडेंसी थी, बट जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आया तो वो इनर्शिया वहीं रहना चाह रहा था, बॉडी को वहीं रखना चाह रहा था, मतलब बॉडी थोड़ा पीछे मूव करता है इनर्शिया की वजह से। लेकिन वो पीछे मूवमेंट के टेंडेंसी, मतलब इनर्शिया क्या है कि हम रेस्ट में रहना चाह रहे हैं तो रेस्ट में ही रह रहे हैं, हम रेस्ट में नहीं रह रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर रहे हैं। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को क्यों अपोज करेगा कोई, या कैसे अपोज करेगा? ज्यादा बेटर सवाल है, वो कैसे अपोज करेगा? तो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने के लिए हम कोई और एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे या इंटरनल फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ, तभी तो नेट फोर्स हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, उसके फोर्स के एप्लीकेशन को हम लोग कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए जैसे हम सूडो लोग फोर्स का, का इन्वेंशन ही नहीं होता। अरे तो सूडो फोर्स बोल तो रहे हैं कि कोई एब्सर्ड चीज है, सूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, फॉल्स कंसेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझने के लिए बना दिया गया है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा बोला जाता है, पढ़ा होगा ना सर्कुलर मोशन में, कि जो फोर्स वाला पार्ट ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अलाइन करके रखता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और जो दूसरे के साइड डालते हैं उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट बाहर कैसे जा सकता है अगर सर्कुलर मोशन करेगा? तो फिर सर्कुलर मोशन ही नहीं करेगा।
और सेंट्रिपिटल फोर्स का बैलेंसिंग वाला पार्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ऐसा कोई रियल फोर्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएं तो लोगों को बोल दिया जाता है कि भैया इसको इस तरीके से समझ लो। सूडो फोर्स जैसा कोई चीज़ नहीं है, बट उसको समझने के लिए दुनिया में लोगों को इमेजिनेशन समझ नहीं आता ऐसा, ये ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं आप। तो हाँ देख लो, ये एक अनरियल फोर्स है या फिर एक इमेजिनरी फोर्स है जो इधर एक्ट करेगा। बॉडी आराम से यहाँ पे था, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ा तो बॉडी के अंदर पीछे जाने का टेंडेंसी हुआ, मतलब पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगा, बॉडी फोर्स लगाया ऐसा हम बोल दे रहे हैं। तो जब बॉडी पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश किया तो मेरा सीट उसको रोका, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। तो जो इनर्शिया का जो फोर्स डेवलप होना चाहिए था वो कैंसिल आउट हो गया, इनर्शिया का फोर्स तो कैंसिल आउट हो गया, बॉडी रेस्ट का रेस्ट ही में दिखाई दिया। बट अपने आप को, जैसे हम यहाँ आदमी अगर बैठा हुआ है तो उस आदमी को फिर उसके बाद सामने वाला ऑब्जेक्ट जो गाड़ी के अंदर का ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, वो लग रहा है कि अरे भाई हम तो रुक गए, बट सामने वाला ऑब्जेक्ट मूव किया, क्योंकि सामने वाले ऑब्जेक्ट के इनर्शियल फोर्स को रोकने के लिए, अपोजिशन देने के लिए कोई दूसरा फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हिंज यही तो काम करता है ना, हिंज वाला पार्ट कहीं भी डालता है तो कोई भी फोर्स वाले पार्ट को रोकने की कोशिश करता है, ऐसे थोड़ा ना किसी ऑब्जेक्ट को कोई रोकता है। अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी तो रोकेगा। और हम लोग थे कहाँ पे, तुम कहाँ लेके चला गया हमको। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, हाँ। तो इस केस में इसमें आज पड़ेगा सर। क्या, चलो ध्यान दो। तो जैसे हम लोग का अगर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p6 3d10, तो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट अगर है तो प्रॉब्लम यह है कि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी नोबल गैस जैसा नहीं है ये पार्ट। तो अगर नोबल गैस नहीं है तो उसी के जैसा कुछ था तो नाम डाल दिया गया सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलो या सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलो, ये टर्म ध्यान रखना है। जो भी आयन में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, जैसे कॉपर 2 प्लस, सॉरी कॉपर प्लस हो गया, या फिर कॉपर के जस्ट नीचे Ag होता है, Ag प्लस हो गया, या फिर Au प्लस हो गया, उसके अलावा जिंक 2 प्लस वाला पार्ट हो गया, जिंक 2 प्लस के नीचे हम लोग कैडमियम 2 प्लस ले सकते हैं, Hg 2 प्लस ले सकते हैं। जिन केसेस में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, उन सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस में ऑल्दो चार्जेस +1 के बराबर ही है, लेकिन फिर भी ये पार्ट किसी नॉर्मल एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है। क्यों रखता है इसका रीज़न हमको नहीं पता, हम पता करने की कोशिश भी नहीं किए, लेकिन ये फैक्ट तुमको ध्यान रखना है कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो आयंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पोलराइजिंग पावर रखते हैं एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल कटायन वाले पार्ट। मतलब अगर हम लोग मान लो Na प्लस को Cu प्लस से रिलेट करेंगे, Na प्लस को AgCl से रिलेट करेंगे, तो Ag प्लस Cu प्लस वाले पार्ट का जो पोलराइजिंग पावर है वो कहीं ज़्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू NaCl। इसीलिए NaCl आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर में ज़्यादा रहता है, वाटर में डालते ही डिजोल्व कर जाता है, बट AgCl प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो उसके सॉलिबिलिटी वाले पार्ट में इस फजांस रूल वाले पार्ट का कंसेप्ट हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, तब उस केस में ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ मालूम पड़ेगा। लेकिन इफेक्ट ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नॉर्मल फैक्टर्स के अलावा अगर कटायन विद सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रहा तो इस केस में पोलराइजिंग पावर काफ़ी हाई हो जाएगा। यहाँ पे नोट वाले पार्ट से रिलेटेड पॉइंट, कटायंस विद सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन will have higher polarizing power than normal cations। जैसे Fe प्लस है, Fe2 प्लस है, वो नॉर्मल कटायन के जैसा रह गया, वहाँ पे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बट जब सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा तब उस केस में हम लोग ये एक फैक्टर रखेंगे, तो इसको एक्सेप्शन के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। सूडो इनर्ट गैस आने से एक थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप का बिहेवियर आ गया, इसको हम लोग फजांस रूल में एक पॉइंट के जैसा याद रखते हुए काम कर सकते हैं। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बाद छोटा सा एक पार्ट है जो क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट होगा। पहला पार्ट कंपेयर लैटिस एनर्जी, और दूसरा पार्ट कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर इन द गिवन कंपाउंड। कैसे कंपेयर करना है इस चीज़ का डिस्कशन हम कर रहे हैं पहले, उसके बाद फिर तुम लोगों को आगे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाने होंगे। नोट करना शुरू करो, कंपेयर लैटिस एनर्जी।
चलो ध्यान दो। जैसे एक सबसे पहले हम कोई छोटा सा सवाल ले लेते हैं। मान लो ऐसा ले लिया, NaF, NaCl, NaBr, NaI। इस केस में हम लोग को लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे जब हम लोग लैटिस एनर्जी वाले पार्ट को कंपेयर करते हैं तो उस केस में पहले ये देखो, और इन जनरल बहुत ही एब्सर्ड कंपैरिजन नहीं होगा, कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन होना चाहिए। जैसे कटायन कॉमन होगा या अनायन कॉमन होगा, नॉर्मली कोई एक पार्ट कॉमन होगा। कटायन के ऊपर चार्ज देखो, अनायन के ऊपर चार्ज देखो, फिर कटायन का साइज देखो, अनायन का साइज देखो। जो पार्ट कॉमन है उसको छोड़ सकते हैं। सब में सोडियम वाला पार्ट कॉमन है तो इससे मतलब नहीं होगा, इसका इफेक्ट वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा। बट सब में जो अनायन है वो डिफरेंट है। एफ के ऊपर माइनस चार्ज, सीएल के ऊपर माइनस चार्ज, बीआर के ऊपर माइनस चार्ज और आई के ऊपर माइनस चार्ज। चारों में अनायंस अलग अलग है बट चारों में चार्ज सेम है। पहला फैक्टर हम लोग चार्ज को लेके चलते थे। अगर चार्ज सेम है तो हम लोग साइज की बात करते हैं, और के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से। चार्ज अगर सेम है तो रेडियस जितना छोटा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा होगा। उस केस में हम लोगों का लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा निकल के आएगा। तो इन चारों केसेस में F माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आर माइनस में सबसे छोटा साइज F माइनस का, सबसे लार्जर साइज I माइनस का। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी वाला पार्ट फर्स्ट वाले केस में होगा, फिर सेकंड वाले केस में, फिर थर्ड वाले केस में, फिर फोर्थ वाले केस में। ये सर हम लोग डाउन पहला केस सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? डाउन द ग्रुप कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, डाउन द ग्रुप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। डाउन द ग्रुप ही तो चार्ज सेम रहेगा तो साइज के हिसाब से काम करेंगे। मतलब डाउन द ग्रुप इन जनरल सर बैलेंस। डाउन द ग्रुप नहीं कर सकते हैं, अलोंग क्या द पीरियड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाउन द ग्रुप नहीं कर सकते। कब बोले ऐसा? ऐसा तो हम नहीं बोले कभी। चार्ज अगर सेम होगा तो डाउन द ग्रुप जाने पे वैलेंसी सेम होता है, और अगर वैलेंसी सेम होता है तो चार्ज हमेशा सेम आएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे हम लोग साइज के फैक्टर के हिसाब से आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। अलोंग द पीरियड करो, डाउन द ग्रुप करो। डायगोनली करना मुश्किल होता है। डायगोनली में चार्ज भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है। डायगोनली जब तक फैक्ट नहीं मालूम तब तक रिलेट नहीं कर सकते। इस एक चीज का ध्यान रखना। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, Na3N, Na2O और NaF। अब इस चीज पे ध्यान दो, जैसे सवाल में सोडियम के ऊपर 3 सोडियम है तो टोटल चार्ज +3 का है, दूसरे वाले केस में +2 का, तीसरे वाले केस में +1 का। बट इससे मतलब नहीं रखना होता है कि टोटल चार्ज कितना है, बस इससे मतलब रखना होता है कि एक कटायन के ऊपर नेट चार्ज कितना है। तो एक कटायन के ऊपर नेट चार्ज +1 है, दूसरे में भी +1 है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में सारे के सारे एटम्स एक आयन के आजू बाजू एग्जिस्ट कर रहे होंगे। उसमें 3 कटायन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 3 की जगह 9 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। 3 से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। तो इसीलिए कटायन के ऊपर, एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है, केवल इससे मतलब होगा। टोटल नेट चार्ज पॉजिटिव कितना है इससे कोई मतलब नहीं रखा जाता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो कटायन के ऊपर चार्ज सेम है तो अनायन वाले पार्ट को देख लेते हैं। अनायन वाले पार्ट में नाइट्रोजन के ऊपर -3, ऑक्सीजन के ऊपर -2, फ्लोरीन के ऊपर -1। इसका मतलब सबसे ज्यादा चार्ज N के ऊपर है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी। फिर उसके बाद -2, फिर F माइनस, मतलब 1 2 3 आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। मान लो हम लोग ये कंपाउंड अगर कंसिडर करके चले, LiF, चलो ठीक है, तो सिंपल टाइप का एग्जांपल हो जाएगा। थोड़ा 2+ चार्ज लेते हैं, 2+ चार्ज लेकर के चल लेते हैं। मान लो MgCl2 दे रखा, CaCl2 दे रखा, BaCl2 दे रखा, और उसके अलावा रेडियम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, फिर भी ले लेते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग लैटिस एनर्जी वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे तो इस बार अनायन सब जगह क्लोरीन है। स्ट्रॉन्शियम ले लेते हैं ना। चलो SrCl2, हाँ रेडियम वाला पार्ट तो वो हो जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। तो इस केस में सारे केसेस में क्लोरीन वाला पार्ट सेम है, मतलब अनायन में चार्ज हम लोग के पास -1 -1 -1 -1 के बराबर है। कटायन वाला पार्ट में भी चार्ज अगर देखें तो +2 के बराबर है। कटायन सारे सेम है। तो फिर कटायंस के साइज को देखेंगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज हम लोग का बढ़ेगा, मतलब मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा होगा। जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी वाला पार्ट 1 2 3 4 आराम से कंसिडर करके चल सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके हिसाब से आगे के सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करके देखो कि अपना आंसर क्या निकल के आना चाहिए। फटाफट ट्राई करके देखते जाओ।
ट्राई करके देखो। सर क्वेश्चन 3 को दिखा है ना? क्वेश्चन 3 सर 3 और 4 का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। 3 और 4 का हाँ सर, हाँ, मुझे भी वही ये लग रहा। अरविंद गलती करवा दी है मेरे से। यहाँ बेरियम के बाद रेडियम लिखे हुए थे, इसीलिए उसे रेस्टोंसियम करवा दिया। क्या अरविंद ऐसा काम करेगा? इससे मतलब भावनाएं समझ में आ गया था ना, बाकी ठीक है। पता नहीं आज कुछ ज्यादा ही हम गलती कर रहे हैं। नंबर से रिलेटेड गलती यार बहुत होता है मेरे से, हमको नहीं समझ में आता, इसका शायद मेरा मैथ्स खराब है। आज नोटिस सुन लिया ना, 10th क्लास का एग्जाम और 12th क्लास का एग्जाम कैंसिल हो गया। अब अगले साल भी पता नहीं मेंस का एग्जाम भी लगता है पोस्टपोन करेगा। मेंस का एग्जाम, एडवांस का एग्जाम। आईआईटी बॉम्बे अपना नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ही करने वाला है, उनको भी कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा अभी। कल यूएस में 36,000 केस आया है एक दिन में। 36,000 केस एक दिन में, मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन। इंडिया में इतना तो टेस्ट ही नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से अगर टेस्ट होगा तो और ज़्यादा केसेस आएंगे। एक बिहार से, सॉरी महाराष्ट्र से कोई आदमी आया था अपने प्राइवेट व्हीकल से साहिबगंज, वो भी कोरोना वायरस से ग्रसित है। अब बेसिकली महाराष्ट्र वगैरह में हालत बहुत ख़राब है। महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सब जगह पे हालत बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ख़राब है। और बोकारो में लोग ऐसे चिल मार के घूम रहे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम पता है भगवान से मना रहे हैं कि एकदम से न्यूज़ में आए कि सिटी सेंटर में एक केस मिला। भाई साहब हड़कम मच जाएगा बोकारो में, सन्नाटा छा जाएगा यहाँ पे। कोई गया है कोई बाहर अभी रिसेंटली घूमने फिरने? नो सर। तो में से कोई नहीं गया है? नो सर। नो सर। लास्ट गंगेश के पास गए थे। बहुत सर। बहुत पहले। ये तो टावर पे बैठा रहता होगा आदित्य आर्यन। सर कार से लटक रहा होगा। लटक रहा होगा। हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी। अब तो नया पॉसिबिलिटी भी आ गया। इतना जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, मेरे घर से तो दिखता है पूरा मार्केट, तो नॉर्मल भीड़ माइनस स्टूडेंट्स, ये यहाँ का सिचुएशन है। लग ही नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है, लग रहा है कि नॉर्मल लाइफ है, बस स्टूडेंट्स नहीं है। ऐसा हो गया यहाँ पे हालत। पता नहीं क्या, लोगों को डर ही नहीं है और काफी असर पड़ रहा है। लोगों को पता नहीं चल रहा, बट जो लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो रहे हैं उन लोगों के मेंटल हेल्थ पे काफी असर पड़ रहा है। उन लोगों के स्मेल वगैरह करने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी खराब हो जा रही है। तो ये काफी खराब चीज है। डेथ तो एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया, मैं जिंदा रह के भी क्या फायदा। जिंदा रह के जब लाइफ में याशी नहीं किया तो क्या फायदा बताओ। फिर उससे अच्छा तो न्यौछावर हो जाओ। चलो भाई पहले वाले से शुरू करिए। क्या MgCl2 का ज्यादा होगा। से शुरू करिए।
अरे तो आवाज नहीं, तेरा आवाज नहीं आ रहा अरविंद। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ नेट में अभी इसी का रहा है। क्या बोल रहा था? डिस्कशन शुरू करिए। फिर हाँ आवाज सर। कट रहा है, छोड़ो, हमको नहीं फिर समझ में से आया क्या शुरू बोल। कीजिए, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा फिर ऐसा से बोल रहे शुरू हैं कीजिए। कुछ। अच्छा चलो कोई नहीं। चलो फोर्थ नंबर वाले केस में MgCl2 क्योंकि +2 चार्ज है, अनायन सेम है, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, दो अनायन से मतलब नहीं है, एक अनायन के ऊपर कितना चार्ज है उससे मतलब है। तो Na+ और यहाँ +2 मतलब ज्यादा ये ज्यादा चार्ज है कटायन के ऊपर, ज्यादा लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं। उसके बाद वाले केस में NaF, KF, RBF और CSF वाले पार्ट को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में अगर हम लोग लैटिस एनर्जी कंपेयर करें तो उस केस में Na2O का सबसे कम लैटिस एनर्जी होगा, क्योंकि अनायन वाला केस हर एक केस में -2 है। कटायन +2 +1 +2 +3 +4, जितना ज़्यादा चार्ज ऑन कटायन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लैटिस कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। उसके बाद वैसे एक छोटा सा एब्सर्ड चीज़ ये है, जैसे हम यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए इसको डाले तो है, लेकिन ऑल दो जैसे सिलिका का यूज़ कहाँ पे पड़ता है, सिलिका कहाँ पे आता है, सुना है कंप्यूटर कभी? में। जूता कंप्यूटर वगैरह में में डालने में, सिलिकन आता है, वो सिलिका नहीं होता। सिलिका क्या होता है? जूता वगैरह में डालते ताकि ड्राई रहे। वो सिलिका जेल होता है। ये सिलिका क्या वाला पार्ट हुआ? ग्लास में आता है, और ये जो है वो एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं कहलाता। ऑल्दो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बट एमॉर्फस टाइप का सॉलिड कहलाता है। लैटिस टाइप का स्ट्रक्चर बनता तो है लेकिन बहुत ही इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो इस क्वेश्चन में डालना थोड़ा एब्सर्ड चीज़ है, बट हमको कंपैरिजन करना है केवल, तो कंपैरिजन करते वक्त कोई दिक्कत सर नहीं है। सिलिका जेल क्या होता है? सिलिका जेल, सिलिका जेल होता है। मतलब वो कैसे अब्सॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि जैसे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स में वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, उसके अंदर वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो H2O मॉलिक्यूल उन सब वैकेंट स्पेसेस में जाकर आराम से रह सकते हैं। जैसे सिलिका जेल छोड़ो, नमक देख लो, अभी बारिश का मौसम आ गया है ना, तो नमक में पानी लग जाता है ना, तो Na2 मतलब NaCl वाला जो पार्ट है उसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो वाटर क्यों एब्जॉर्ब करता है? वाटर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, उसके अंदर वैकेंट स्पेसेस रहते हैं, वहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं। और दूसरा होता होगा एफिनिटी ऑफ वाटर उतना ही ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा निकल के आता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उस केस में जो सिलिका वाला पार्ट है उसमें वाटर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ज़्यादा एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि बाकी सॉल्ट्स में नहीं है, बाकी सॉल्ट्स में भी है, बट हम लोग ज़्यादा इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। अब मान लो कि दो सॉल्ट है, एक सॉल्ट उतना इफेक्टिवली वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग क्यों यूज़ करेंगे? सिलिका जेल ज़्यादा इफेक्टिवली पानी या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, बेसिकली पानी के पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इस चीज़ को हम लोग ड्राइंग एजेंट के जैसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वाले केस को अगर कंपेयर करेंगे तो Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और सबसे लास्ट में CH2CO3 आराम से कंसिडर करके काम कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, कंपेयर द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द फॉलोइंग केसेस। इन द फॉलोइंग केसेस सेम टाइप से काम करना है, बस पोलराइजिंग पावर देखना है, पोलराइजेबिलिटी देखना है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। और उसमें भी सेम चीज़, अगर अनायन वाले पार्ट का नंबर 1 से ज़्यादा है तो टोटल नेट चार्ज से मतलब नहीं होगा, एक अनायन के चार्ज से मतलब होगा। जैसे मान लो अगर हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चले, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl, तो इस केस में अगर हम लोग आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करें या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करने बोला है, यहाँ पे उल्टा भी बोल सकता है, कंपेयर द आयनिक कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा, ऐसा भी आराम से रिलेट कर सकते हैं। दोनों में से जो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंपाउंड के अंदर अगर कंपेरिजन करें तो सब में एक जगह अनायन वाला पार्ट सेम है। कटायन वाले पार्ट के हिसाब से अगर काम करें तो सब में कटायन का पहले चार्ज देखेंगे जो कि +1 है, चार्ज भी सेम है, तो फिर साइज के ऊपर जाएंगे हम लोग। तो कटायन अलग है तो कटायन के पोलराइजिंग पावर के हिसाब से काम करेंगे, जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा डिस्टॉर्शन वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर डिस्टॉर्शन वाला पार्ट ज़्यादा होगा तो हम लोग का कोवेलेंट कैरेक्टर वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा निकल के आएगा। तो पोलराइजिंग पावर में अगर कहीं भी सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन नहीं है, और सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन केवल डी ब्लॉक एलिमेंट में होगा, कहीं भी अगर सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन वाला पार्ट नहीं है
तो सिंपली कटायन का चार्ज पहले देखो, चार्ज अगर सेम है तो साइज वाले पार्ट को देखो, और अगर साइज वाले पार्ट में Li का साइज सबसे छोटा है तो इस केस में हम लोगों का पोलराइजिंग पावर सबसे हाईएस्ट होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही हाई होगा। इसका मतलब पहले वाले केस में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे हाई, फिर दूसरे वाले केस में, फिर तीसरे वाले केस में, फिर चौथे वाले केस में। इसीलिए ऊपर के एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे BeCl2 को नहीं सर डाला था। LICl को बैलेंस है ना? हाँ, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत हाई होता है, बनता है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की तरफ से ही, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होने की वजह से उसको कोवेलेंट मॉलिक्यूल के जैसा कंसिडर करते हैं हम लोग, उसके फॉर्मेशन को कहीं भी डिस्कस नहीं किया जाता है। BeCl2 है तो BeCl2 को यहाँ पे हम डाले नहीं थे, क्योंकि BeCl2 वाला पार्ट आयनिक बॉन्ड के जैसा हाँ सर। एग्जिस्ट नहीं करता है, कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा एग्जिस्ट करता है, तो उसमें लैटिस एनर्जी कंपेयर करना थोड़ा एब्सर्ड कंसेप्ट हो जाएगा। उसके बाद मान लो आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो खुद से ट्राई करके देखो, आगे के क्वेश्चंस सब में कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है। सर जब थर्मल स्टेबिलिटी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरली मालूम पड़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर वाले पार्ट में सेम कंसिडरेशन होते हुए अलग अलग वैल्यूज़ क्यों है। और ऑल्दो ये तो क्वेश्चन तुम लोग को बोला ही है कि सेम फैक्टर से हम लोग लैटिस एनर्जी को भी रिलेट कर रहे हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ को भी रिलेट कर रहे हैं, और उसी टाइप से हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर को भी रिलेट कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली सोच के आना, रिसर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम्म। पिछले क्वेश्चन का मैं आंसर आपको भेजा था उस समय, जल्दी जल्दी टाइप किया, उसे चक्कर में सब क्वेश्चन का जो आंसर उल्टा दिया हूँ। हम देखे भी नहीं है। मत ही देखिए, सबका आंसर एकदम उल्टा साइन है। मैं जल्दी जल्दी टाइप करते गया, मेरे को याद जैसा हो गया। अरविंद जी कुछ कुछ कमेंट कर रखा है, सर ये केमिस्ट्री क्लास है, आप भावनाओं में बह गए। अच्छा अच्छा, उस टाइम पे जब फिजिक्स में हम चले गए थे उस टाइम पे यस सर। ये लड़का हमको घुमा दिया था, इधर उधर टेढ़ा करा दिया था। हमको दिखा रहा था कि सर हम अंदर बैठे हुए हम झूल रहे हैं, तो कैसे झूल रहे देखिए। सर अब तो पैरों पैर पहले जमीन खिसका दिए। एक्चुअल में फिजिक्स पढ़ाने में मजा तो आता है, मतलब तुम लोग को कुछ दिखाई देता है कि हाँ ठीक है देखो ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा धक्का दे रहे हैं, ऐसा खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या केमिस्ट्री में क्या है, तुम्हारे दिमाग में टेंशन चलता होगा अब एक्सेप्शन आएगा। हम अभी तक वैसे एक्सेप्शन मेंशन किए नहीं बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ करके। तो वही बोलते हैं कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कंसेप्ट है, उसकी वजह से ऐसा हो गया। हम एक्सेप्शन वर्ड यूज नहीं किया, रेयरली यूज किया है, पीरियोडिक टेबल में यूज किया है। हम एक्सेप्शन वर्ड पता नहीं क्यों हम खुद अवॉइड करते हैं, और जनरलाइजेशन में याद रखो तो लगता है कि हाँ ठीक है अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे भी जैसे
कल कल या परसों किसी स्टूडेंट से बात हो रहा था, 12th वाले स्टूडेंट से बात हो रहा था, तो बोला था कि सर केमिकल बॉन्डिंग तो याद है, जीओसी वगैरह सब याद रहता है, वो जनरलाइज टाइप से एकदम बिल्कुल याद रहता है, बट पी ब्लॉक में दिक्कत हो जाता है, सब बहुत उसमें याद रखना है। तो पी ब्लॉक में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसको याद रखना पड़ेगा, मजबूरी है, बड़ा भारी चीज है याद रखना यार। ज्योत्सना को तो मजा आता है याद रखने में, ज्योत्सना का अच्छा नंबर आया केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत है कि नहीं ज्योत्सना? सर आसान आसान सवाल था सर। आसान आसान सवाल तो होता है, लेकिन होता है लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है जिनको जिनको मैथ्स में बहुत मजा आता है ना, मैथ साइंस वगैरह में, जिनको लॉजिकल चीजों में मजा आता है, उनका याद करने का कैपेबिलिटी बहुत खराब हो जाता है। मतलब खराब इन द सेंस ऐसा होता है कि लगता है अरे यार क्यों याद करें इसको, नहीं चाहते हैं। आलसी पंती हो जाता है, पॉइंट ये है, आलसी हो जाते हैं हम लोग, बकवास ज्यादा करते हैं। हम मेडिकल वाले स्टूडेंट लोगों को बकवास करते नहीं देखे, एक्चुअल में फैक्ट है, हम लोग देखे बायोलॉजी कि में बहुत याद करना रहता है हाँ सर। बायोलॉजी में बहुत याद करना रहता है, इसलिए तो हमको बायोलॉजी पल्ले नहीं पड़ा कभी भी। दो चार फैक्ट याद हो गया है, जिंदगी भर यही याद रहेगा, इतना हमको मालूम है, उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं होने वाला। बायोलॉजी में तो ये क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा लेटर होता है वो कर्सिव रहा तो अलग मीनिंग हो जाता है, और सीधा रहा तो अलग मीनिंग हो जाता है ना तो वो नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक होता नेम है। पे लेना। भाई साहब। हमको तो अभी तक आर लिखना नहीं आया, हम अपना आर कभी ऐसा लिखते कभी वैसा लिखते हैं, यहाँ पे तो नाम ही चेंज हो जाता है। झेलो झेलो, बढ़िया है, झेलो। चलो ट्राई करो सवाल फटाफट, ये ट्राई करो, फिर आज केमिकल बॉन्डिंग खत्म। इसके आगे जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग के केमिकल बॉन्डिंग का जितना भी एप्लीकेशन हो सकता है वो एप्लीकेशंस वाले पार्ट हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। एक छोटा सा पार्ट रहता है सॉल्वेशन इफेक्ट, बट जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तभी उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ऑल्दो हम और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट को भी कुछ दिनों के लिए होल्ड पे रखेंगे, ताकि तब तक हम बोल देंगे तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट पूरा आराम से प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। तो उसमें ये सब टाइप के क्वेश्चन अभी छोड़ देना, 11th वाले लोगों को वापस से पढ़ाना शुरू करेंगे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, तो उसमें सॉलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूट्रल कंपाउंड्स एसिड्स कौन कौन से होते हैं, ऑक्सी एसिड्स वाला पार्ट क्या होता है, या फिर कुछ बड़े बड़े टाइप के स्ट्रक्चर, सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों को हम अलग से पढ़ाना शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 वाले पार्ट में। तो उसमें और मजा आएगा, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने लायक हैं, बट उसमें मजा आएगा। फिर उसके बाद प्रॉपरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगा। 10th वालों को हम इस चीज़ को लेकर के लोड नहीं डालना चाह रहे अभी। हमको ऐसा लग रहा है कि इस साल सीसी पैटर्न लागू हो जाएगा 10th क्लास और 12th क्लास दोनों में। जैसे पहले होता था ना, सीसी पैटर्न में 4 टॉपिक आएगा बस, होता था ना पहले, 2-3 साल पहले। ये हाँ सब सर, तैयारी शुरू हो चुका था उस चीज आता का। था। पता है हमको अब 10th क्लास का मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स सब है ना, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स को ओमिट कर दिया जाएगा जो आगे मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा सर हम सुने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हटा रहा है, क्या ओवरऑल क्लियर कर दे रहा है। बहुत बहुत सही टॉपिक हटा रहा है तुम लोगों के लिए, बहुत याद मतलब करना उसमें। वैसे उसमें एक चीज है, जैसे सीसी पैटर्न के टाइम पे हमको लाइफ में पहली बार पता चला था, ये डीपीएस स्कूल में बहुत नालायक हो सकता है। 9th क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ाते ही नहीं थे, ये बोल के कि ये तुम्हारे फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। और वो लोग जब 11th क्लास पे आते थे तो किसी को एटॉमिक नंबर मास नंबर मालूम नहीं होता था, और हमको लगता था ये सबको मालूम है, चलो भाई एटॉमिक नंबर मास नंबर के आगे की चीज पढ़ाई करेंगे। स्टूडेंट को लग ही नहीं रहा कि चल क्या रहा है। हमको मतलब तीसरे साल में पता चला कि नहीं सर, हम लोग को नहीं पढ़ाया गया था 9th क्लास में। 9th क्लास में हम लोगों को बोला गया था ये तुम लोग की फाइनल क्या करता है? क्या क्लास 7 में होता है? नहीं अब होता है, बट इन जनरल 9th क्लास में नहीं पढ़ाया गया था ये सब स्टूडेंट लोगों को। 11th क्लास में बहुत दिक्कत होता है इसलिए लोगों को। अभी जब हम पढ़ाते हैं कभी कभी मेडिकल बैचेस में, तो उसमें जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग बोलते हैं हाँ सर ये तो हम लोग 9th से पढ़ लिए थे, बट जो नए स्टूडेंट्स उनको पता ही नहीं चलता ये क्या चल रहा है, उनको सब सारा का सारा टर्म नया दिखाई देता है। पढ़ना चाहिए भाई, 9th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, हम लोग अपने टाइम पे पढ़े थे। पता नहीं लोग आजकल एकदम 9th में पढ़ना ही छोड़ दिया है, सब कैरी मिनाटी के चक्कर में पागल हो गया है, सब हमको पता चलता है आजकल। यार आदित्य को देखो, बर्बाद हो गया एकदम ही लड़का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करते हैं। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला पार्ट हम लोग के पास P2O5 में आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में हर जगह -2 चार्ज है,
तो कटायन वाले पार्ट के हिसाब से अगर काम करें तो +1 +2 +3 +4 +5, कटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन कराएगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर निकल के आएगा। तो इस केस में हम लोग का फिफ्थ वाला पार्ट सबसे ज़्यादा, एक्चुअल में P2O5 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, सिलिका भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। Al2O3 थोड़ा आयनिक कंपाउंड के जैसा रहता है, MgO आयनिक कंपाउंड, Na2O वाला पार्ट आयनिक कंपाउंड आराम से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में अनायन सेम है, कटायन में +1 चार्ज +1 चार्ज +1 चार्ज +1 चार्ज। तो साइज के हिसाब से लिथियम वाला पार्ट सबसे छोटा ये है कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है या आयन है, तो इसके इसमें सबसे हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कराएगा, ऐसा बोल सकते हैं। ऑल्दो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज़ करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हीटिंग करने पे कंपाउंड के डिसोसिएशन की बात करते हैं। तो जो कंपाउंड हीट के रेसिस्टेंस के लिए जितना ज़्यादा हीट को मतलब सॉरी जो कंपाउंड हीट को जितना ज़्यादा रेसिस्ट कर सकता है, जो डिसोसिएट नहीं करने की टेंडेंसी में होगा, उतना ही ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है। अल्कली मेटल्स के जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं, ये सारे के सारे पार्ट, अल्कली मेटल्स के जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं ये थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं, मेल्ट कर जाते हैं बट डिसोसिएट नहीं करते, एक्सेप्ट लिथियम। तो हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी में फाजांस रूल का ये एप्लीकेशन आराम से देखेंगे। लिथियम का जो कार्बोनेट है ये थर्मली अनस्टेबल होता है। इसके अलावा अल्कली मेटल्स के, केवल अल्कली मेटल्स के जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं थर्मली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नेचर के होते हैं, वो मेल्ट करते हैं बट डिसोसिएट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर अगर कंपेयर करें तो इसके इसमें कार्बन के ऊपर +4 चार्ज, बेरिलियम के सॉरी बोरोन के ऊपर +3, बेरिलियम के ऊपर +2, लिथियम के ऊपर +1, सबसे ज़्यादा चार्ज, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा CCl4 100% कोवैलेंट होता है क्या? CCl4 100% कोवेलेंट नेचर का तो नहीं होगा, तो लेकिन आयोनिक बॉन्ड बना नहीं सकता है। तो बना तो नहीं सकता, लेकिन आयनिक कैरेक्टर तो इस बॉन्ड में आ सकता है ना, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हेलो, यस सर। बोल रहे हैं कि इस बॉन्ड के अंदर आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ ही सकता होगा। मतलब कार्बन और क्लोरीन है तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस तो होगा, मतलब आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही आएगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं हम लोग। ऑल्दो पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स में पोलैरिटी है, मतलब मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स में आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ठीक है, अब जैसे ऐसा नहीं बोलेंगे कि सबके आयनिक कैरेक्टर को एडअप कर दिए, अगर सबके आयनिक कैरेक्टर को एडअप कर रहे हैं तो सबके कोवेलेंट कैरेक्टर को भी एडअप करना होगा। तो 4 बॉन्ड्स का मतलब टोटल 400% के हिसाब से बात करेंगे। मान लो कि आयनिक कैरेक्टर 10% है एक बॉन्ड में, तो 400% में 40% कैरेक्टर होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर तो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट, मतलब ऑल दो हो सकता है शायद हम गलत बोल रहे हैं इसमें, बट मेरे हिसाब से लॉजिकली ये चीज़ होना चाहिए। इसमें आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर तो है, ऐसा बोलना लॉजिकली सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम कंसिडर करके चले तो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 वाले केस में तो बड़ा सिंपल सा केस है, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, -2 चार्ज और यहाँ पे -3 चार्ज। तो कटायंस तो सेम है, तो कटायंस के पोलराइजिंग पावर से मतलब नहीं होगा, अनायंस के पोलराइजेबिलिटी से मतलब होगा। जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा उस केस में हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि कंपाउंड वाले केस में हम लोग का डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर वाला पार्ट हाई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या आंसर होगा? 6 में Ag is greater than Na। 6 वाले केस में Ag+ और Na+ है, चार्जेस सेम है, बट Ag+ अभी ऊपर जस्ट मेंशन किया था सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ही हाई होगा। अगर पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होगा तो आराम से हम लोग यहाँ पे हाईयर कोवेलेंट कैरेक्टर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। AgCl इसलिए भी सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत हाई होता है, तो कोवेलेंट कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में जिंक 2+ वाले पार्ट में वापस से सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब इसमें भी हम लोग का पोलराइजिंग पावर हाई होगा, और अगर पोलराइजिंग पावर हाई होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर हाई निकल के आएगा। अगर आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करने बोलेगा आयनिक कंपाउंड में, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का जस्ट उल्टा ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा तो उसके इसमें आयनिक कैरेक्टर वाला पार्ट कम होगा, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं।
यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बताओ भाई जल्दी, यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट? सर एजीसी सर अब क्या बोल रहे हैं सर, रिपीट कर दीजिए। नहीं रिपीट नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है लैपटॉप कोई? बंद हो गया बोला जो बोला था जी। अरे शांत रहे, कोई कुछ और बोल रहा सर था। सूडो इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोलराइजिंग पावर क्यों बढ़ जाता है? इसका रीजन हम कभी पता नहीं किया, हम पता करके बता देंगे। ऑल दो हमसे कोई सवाल पूछा भी नहीं, हम पता करने का सोचे भी नहीं, बाकी हम पता करके बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। वैसे हमको ऐसा लगता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में, क्योंकि जेड इफेक्टिव वाला पार्ट, ऐसा हो सकता है, हमको नहीं मालूम कैसा सही कि गलत है, पर ऐसा हो सकता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो जेड इफेक्टिव है उसका वैल्यू थोड़ा हाई होता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाला पार्ट आता है। तो जेड इफेक्टिव हाई होने की वजह से बेसिकली अगर मान लो जैसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कटायन का जेड इफेक्टिव काफ़ी हाई है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अगर जेड इफेक्टिव हाई हो गया इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इस वजह से पोलराइजिंग पावर, मतलब इस वजह से डिस्टॉर्शन ज़्यादा कर पाएगा, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। बट ऐसा केवल सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्यों होता है, ये रीज़न हमको नहीं पता, हम नेक्स्ट क्लास में पता करके बता देंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम भी जेडीली में ही पढ़ के देखेंगे, और उसमें अगर नहीं मिलेगा तो दूसरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक से पढ़ के हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली बता देंगे इस चीज़ को। आज तक मेरे सामने ये सवाल कोई पूछा नहीं, हम मेरे सामने सवाल आया तो था, मतलब हम खुद से सोचे थे, बट हम दिमाग नहीं लगे, छोड़ो, दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। और कोई डाउट? अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लॉजिकली अगर बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे, बट हमको नहीं मालूम कि हम लॉजिकली जो बात कर रहे हो सही है कि गलत है, इसलिए हम बोलना थोड़ा अवॉइड करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसके बारे में हमको 100% कंफर्म चीज़ें नहीं पता। क्योंकि हो सकता है कि फैक्ट एग्जिस्ट करता हो, लेकिन हमको नहीं पता तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। जैसे 10th क्लास में तो हम लोगों को डिस्कस किया था कि कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, ये सब मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करने लग गए हैं जो कार्बन 5 बॉन्ड बनाते हैं। अब वो हमको नहीं मालूम, बनाते हैं, हमको अगर वो फैक्ट नहीं पता चलता, हम मतलब कुछ रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमको दिख गया, अगर हमको फैक्ट नहीं पता चलता तो कभी नहीं बताते। हम तो यही सोचते रहते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और कोई हमको अगर पूछता कि सर कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है तो हम उसको गाली दे के भगा देते, कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, मार खाएगा मेरे से। लेकिन होता है, वैसा एग्जिस्टेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अपने सिलेबस स्कोप के हिसाब से नहीं पता है, हम इसके बारे में पता करके बताएंगे। और कोई डाउट? बुकलेट में एक एग्जांपल में डाउट था। बुकलेट में एक एग्जाम्पल में डाउट था, तो एग्जाम्पल का डाउट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज टाइम तो 8:30 बज गया है। नहीं सर, इसमें एक टर्म नहीं समझ में आ रहा था, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइग्रोस्कोपी वर्ड नहीं सुना है कभी? अरे भगवान, घर में डिक्शनरी है? हाँ है। उसमें देख नहीं सकती थी? थोड़ी कर लेते हैं गूगल। हम लोग 2 टर्म यूज करते हैं, इफ्लोरेसेंस और डेलिक्वेसेंस, वहीं पे टर्म भी यूज किया जाता है हाइग्रोस्कोपिक। ये जो था ना अभी सिलिका, वाटर क्यों एब्जॉर्ब करता है, जो भी सब्सटेंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो भी सब्सटेंस वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उस चीज को हाइग्रोस्कोपिक बेसिकली सब्सटेंस बोला मॉइस्चर जाता ना है। सर। हाँ वही तो, एटमॉस्फेयर से तो मॉइस्चर ही एब्जॉर्ब करेंगे ना। सर आपको ये कौन बोला कि मैं कैरिमिनाटी को देखता हूँ? तुम इतना मीम डालता तो देखा ही होगा। इतना कंक्लूजन तो निकाल ही सकते हैं। ये टर्म वैसे हम लोग यूज करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, मतलब इफ्लोरेसेंस और डेलिक्वेसेंस, ये 2 टर्म जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है इस चीज का, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड मेंशन किया करते हैं नॉर्मली, हाइग्रोस्कोपिक। सर सवाल ये था कि व्हाई क्रिस्टलाइन सोडियम पेरोक्साइड इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, तो इसका आंसर एच बॉन्डिंग की वजह से लिखा हुआ है। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जगह का एप्लीकेशन है, बहुत जगह का एप्लीकेशन है। लेकिन वो अब जैसे तुम ये सवाल पूछती तो हमको नहीं मालूम कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, बट ये फैक्ट पता चल गया तो अब उसको याद रखना पड़ेगा। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, वो एक फैक्ट है जिसको याद रखना पड़ेगा। दूसरी जगह पे दूसरा रीजन हो सकता है, जैसे Na2SO4.10H2O, वो भी 10 H2O के मॉलिक्यूल रखता है, डिपेंड करता है। जैसे पोटाश एलम 24 H2O के मॉलिक्यूल रखता है, तो उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी पता नहीं है होता है कि नहीं होता। तो एग्जैक्टली एक रीजन नहीं है वहाँ पे इतने सारे H2O के होने के, मल्टीपल रीजंस है, बट कहाँ पे कौन सा रीजन है वो हमको नहीं पता। बट मेरे सिलेबस के सुटेबिलिटी के हिसाब से जो एप्लीकेशन हमको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है हम उसको याद रखेंगे। ये फैक्ट वाली चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। हमसे भी पूछेगा, हम बोलेंगे हमको नहीं पता, हम पता करके बता देंगे, बट
नहीं पता तो हम नहीं बोल सकते कुछ भी। हो सकता है बहुत सारे फैक्ट्स है भाई, मिलियन एंड मिलियन ऑफ फैक्ट है। कुछ कुछ फैक्ट तो अभी तक हमको मालूम नहीं है जो एनसीईआरटी में भी है। मतलब जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में फैक्ट दे रखा हमको नहीं पता, हम आज तक रीड नहीं किया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पता नहीं क्यों आज तक रीड नहीं किया, हमको नहीं पता वो फैक्ट। और कोई डाउट? सर आप लंदन फोर्सेस पढ़ने बोले थे जेडीली से। लंदन फोर्सेस पढ़ने बोले थे जेडीली से, हाँ तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़े हैं। तो डाउट पूछो ना भाई, उससे पढ़ करके डाउट पूछो। लंदन फोर्सेस एनसीईआरटी में पढ़ो, गैसीय स्टेट के पहले पेज में दे रखा है। इनफैक्ट हमको लगता है कि एनसीईआरटी में वो कंसेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से दे रखा है एज कम्पेयर टू शायद बाकी बुक्स। एटलीस्ट जेडीली का हमको आइडिया नहीं, जेडीली में हम खुद नहीं पढ़े उस चीज को, हम एनसीईआरटी से ही पढ़े हैं उस चीज को। तो एक बार एनसीईआरटी से भी रीड करके देखना और जेडीली में भी उस चीज के एक्सप्लेनेशन को देखना, बहुत मजा आएगा उस चीज को पढ़ के। बाकी हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, कभी फुर्सत में होंगे एक दिन मन करेगा उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक शुरू करना है भाई? तुम लोग का केमिकल बॉन्डिंग तो आज खत्म करते हैं, बहुत दिन हो गए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हुए, बहुत पढ़ा दिए और अभी बहुत बाकी है। अभी हमको लगता है कि 30% केमिकल बॉन्डिंग बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक शुरू करना है? कैसे स्टेट शुरू करें बताओ, जल्दी बताओ। थर्मोडायनेमिक्स। सर थर्मोडायनेमिक्स गैसीय स्टेट के पहले नहीं शुरू कर पाएंगे शायद से, क्योंकि गैसीय स्टेट का कुछ कुछ एप्लीकेशन होगा वहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, काम करते हैं गैसीय स्टेट शुरू करते हैं। गैसीय स्टेट छोटा टॉपिक है, मतलब 6 दिन का टॉपिक है, बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 दिन में उसको खत्म करेंगे। क्या केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग शुरू तो कर सकते हैं, बट उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट हमको छोड़ना पड़ेगा अगर हम थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ के चल रहे तो। नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम हम थर्मोडायनेमिक्स के बाद पढ़ाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, हम गैसीय स्टेट ही शुरू करते हैं हम लोग। मेरे पास 2 ऑप्शन है, इधर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर सकते हैं या फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो हम 2.5 से 3 महीने लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अगर फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री एक ही बार कंप्लीट करेंगे। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम एक बार शुरू कर दिए तो लोग का नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को छोड़ दो अगर, तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू कर दिए तो तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने के बाद ही फिर हम रुकने वाले हैं। वो 11-12 हमको मतलब नहीं, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और हम जैसा सोच के चल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 महीने से 3 महीने तक में तुम लोग का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। बट उसके लिए हम लोग को ब्रेक लेना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। और एक और ऑप्शन है मेरे पास कि 11th क्लास का हम फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर दे पूरा, फिर हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर दे, फिर हम 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर दे। एक ये ऑप्शन है। बट 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री में हम 2 टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे तुम लोगों को, 2 नहीं, एक ही टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्लास 12th में तो हम रिडॉक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ही साथ कंप्लीट करेंगे तुम लोगों के लिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो दोनों चैप्टर्स आपस में रिलेटेड है। एनी हाउ अगर हम गैसीय स्टेट कराते हैं तो 6 लेक्चर और 2-2 घंटे का लेक्चर चल रहा है, तो 6 लेक्चर भी नहीं, मेरे हिसाब से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स लंबा चलेगा, अप्रोक्सीमेटली 15 लेक्चर के अराउंड चलना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम 8 से 9 लेक्चर, आयनिक इक्विलिब्रियम 8 से 9 लेक्चर, रिडॉक्स तो पढ़ा नहीं रहे। हाँ ठीक है, अगर मान लो कि हम तुम्हारे क्लास का फ्रीक्वेंसी केमिस्ट्री का बढ़ा दें, वीक में 3 दिन क्लासेस कर दें, तो 6 का मतलब हो गया 2 वीक। 2 वीक में गैसीय स्टेट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 वीक में, सॉरी 4 वीक में हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, पहले 11th का तुम्हारा पूरा फिजिकल खत्म करा देते हैं, फिर उसके बाद 11th का फिजिकल कंप्लीट कराने के बाद पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करा के फिर 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करा देंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग गैसीय स्टेट शुरू करेंगे। गैसीय स्टेट में बहुत सारी चीज़ें मोल कंसेप्ट की हैं, वो शुरू के जो पार्ट्स हैं उन शुरू के पार्ट्स को बस हम एक बार छोटा सा डिस्कशन देंगे, और डिस्कशन करने के बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना होगा, जिसमें एक छोटा सा पार्ट होता है पीडियोमेट्री का, जो क्लास 9-10 में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था मोल कंसेप्ट में कि अल्कोहलिक केवेच वाला पार्ट CO2 एब्जॉर्ब करता है। कोई भी जब एक रिएक्शन होता है तो ये पार्ट इसके साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाया, उसमें से इस चीज को एब्जॉर्ब करके हटा दिए, तो कंपोजिशन बताओ। उस तरह के कुछ क्वेश्चंस है जो गैसीय स्टेट का पार्ट होता है। बाकी उसके आगे के पार्ट जो है काफी सिंपल टाइप के टॉपिक्स है, उस टॉपिक में बहुत मजा आएगा। मतलब ऑल्दो लोग उसको बोलते हैं कि गैसीय स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, और इनफैक्ट अगर सब्जेक्टिव का पेपर रहा होता है जी एडवांस में तो बहुत भारी टॉपिक है कि उसका डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट है।
बट अगर ऑब्जेक्टिव का पेपर है तो मेरे हिसाब से गैस स्टेट जैसा हल्का टॉपिक तो हमको नहीं दिखाई देता कोई भी, बहुत मजेदार टॉपिक है। मेडिकल वाला को तो बस टिक मारते जाना है, खटाखट टिक मारते जाना, उसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो हम लोग पहले गैस स्टेट शुरू करते हैं और उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट शुरू करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। चाहे तो केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल काइनेटिक्स एक साथ कर देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का टॉपिक है, बट केमिकल इक्विलिब्रियम से ऑलमोस्ट रिलेटेड टाइप का टॉपिक है, तो वो दोनों टॉपिक को एक बार करके फिर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। देख लेते हैं, मतलब मेरे हिसाब से जो हमको कंफर्टेबल ऑर्डर लगेगा। हम एक बार छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली मेरा सिलेबस का टारगेट क्या है, उसके हिसाब से हम कौन सा टॉपिक पहले कंप्लीट करें। क्योंकि जो ये है तुम्हारा KVPO का एग्जाम वो नवंबर के अराउंड होता है, इस साल तो सब पोस्टपोन होगा। तो हम टारगेट लेके ये चल रहे थे कि मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाए नवंबर तक। फिजिकल केमिस्ट्री मोल सर कंसेप्ट अगर सब अच्छा है, पोस्टपोन होगा मतलब कि NTC नहीं होगा, 11th में होगा? 11th में जाएगा तब ना 11th में होगा। नहीं ठीक है, घसीट के तो पास कर ही जाऊंगा लग रहा है इस साल। नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से एग्जाम नहीं होगा। लोग लगा आप नहीं बोले तो मेरा आपका मतलब है नहीं होगा। नहीं होगा, बट कब होगा इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसका हमको थोड़ा आइडिया नहीं है अभी क्लियर नहीं कब मैं होगा। पास नहीं होगा ऐसा। पता नहीं, देखते हैं। तो उसी में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम उसी के हिसाब से सोच लेंगे, मतलब किस तरीके से हमको टॉपिक्स कराना है ताकि मेरे KVPO का टॉपिक डिस्कस हो जाए पूरा का पूरा। उसमें फिजिकल केमिस्ट्री अगर हम 2-3 टॉपिक्स नहीं भी करेंगे तो मोल कंसेप्ट के हिसाब से उन चीज़ों को रिलेट किया जा सकता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट करना मुश्किल होगा। तो मेरे दिमाग में KVPO पहले प्रेफरेंस पे है अभी, तो हम उस चीज़ को क्योंकि केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा KVPO में, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लोग उस चीज़ को अभी नहीं पढ़ पाते हैं, क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो जहाँ पे लोग जो चीज़ें नहीं पढ़ रखे हैं उस चीज़ को अगर पहले कवर कर ले तो और उसमें स्कोर आसानी से हो सकता है। तो इसलिए हम पहले प्रेफरेबली उस चीज़ को देखेंगे। हम एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे मेरे कितने क्लासेस हमको मिलने वाले हैं, उसके हिसाब से कहाँ तक का फिजिकल हम कर पाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक वाला पार्ट, इनऑर्गेनिक तो पैरेलल में चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11th वालों के लिए इनऑर्गेनिक पैरेलल में चल रहा होगा, तुम लोग का अलग से क्लास चलेगा, तुम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नया टॉपिक गैस स्टेट वाला पार्ट। ओके, थैंक